नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सर एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स। इसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है 5वां नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी। तो आइए हम लोग देखते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, वो आप पूरे वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो समझ में आता है, बात समझ में आती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट को, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट है, आप उसको दें। तो देखें, अभी हम लोग को जो पढ़ना है समांतर श्रेणी। यह समांतर श्रेणी यह पार्ट है एक अनुक्रम और श्रेणी। यहां पे जैसे लिखा है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसी टॉपिक का पार्ट होता है समांतर श्रेणी, है ना। हमको समांतर श्रेणी जानने के लिए अनुक्रम और श्रेणी जानना जरूरी है और इसके पश्चात इसी के पार्ट में, इसी के प्रकार में हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए हमको अनुक्रम और श्रेणी जानना है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि यह क्या होता है। अगर कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होगा तो वह जरूर उसको पूछ लेगा। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस। देखिए, यहां पर अनुक्रम में दो वर्ड है, एक अनु है और एक क्रम है। दोनों को आप जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। हो सकता है आप नीचे पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, यहां पर ऐसे पढ़ेंगे इसके सिलेबस में। अनु एक उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे। अनु का मतलब पीछे पीछे या पीछे, है ना। जैसे अनुग्रह, ठीक है, अनुपालन, अनुशासन, है ना। माने यह अनु जो जितना भी होता है वह अनु में होता है कि उसके बाद जो भी आता है उसके पीछे उसका पालन किया जाना चाहिए, है ना। जैसे अनुपालन का मतलब क्या होता है? अनुपालन का मतलब क्या होता है ना। जैसे हम कोई बात आपको बताए, कोई टर्म आपको समझाए, कोई काम आपको दिए और वह काम आप करें, तो उसको क्या कहते हैं कि आपने मेरे बात का अनुपालन किया, है ना। यानी अनु का मतलब पीछे हो गया। हमने जो कहा उसका आपने पालन किया, तो हमने कहा तो उसके पीछे पीछे आपने वही बात फॉलो किया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनुपालन। जैसे अनुयायी होता है। अनुयायी का मतलब क्या होता है? अनुयायी का मतलब शिष्य होता है। शिष्य का मतलब क्या होता है? जो गुरु के द्वारा कही गई बातों को क्या करता है? अपने अंदर, अपने द्वारा व्यक्त करता है और उसके अनुसार वह चलता है, अपने जीवन को बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुयायी कहते हैं। तो अनुक्रम है। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम समझते हैं? जैसे आप स्कूल में आपका नाम होगा, उसमें आपका क्रमांक होता है, रोल नंबर जिसको हम कहते हैं। क्रमांक जो होता है, क्रम जोड़ अंक क्रमांक होता है। क्रम जोड़ अंक क्रमांक होता है। यानी कि सीरियलिटी वो आपके योग्यता के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे भी हो, जिस सीरियल में आपका, ऐसे जनरली आपके मार्क्स के अनुसार, आपकी योग्यता के अनुसार वह सीरियल तैयार किया जाता है ना। जो जितना ज्यादा योग्य होता है पढ़ने में, उसका एक पे, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, ऐसे होता है ना। तो जैसे यहां पर क्रमांक दिया जाता है, वहां पे अंक का निर्धारण किया जाता है क्रम के अनुसार, वैसे ही अनुक्रम है। अर्थात जब दो या दो से अधिक संख्याएं एक निश्चित नियम को फॉलो करते हुए एक दूसरे के बाद आती है, संग्रह की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? हम अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, जैसे
यहाँ पे हमने कुछ संख्याओं के समूह को रखा है ना। यहाँ पर देखेंगे एक के पीछे एक संख्या आ रहा है ना। हमने क्या बताया, अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं, दो नहीं माने उससे ज्यादा, तीन या उससे अधिक संख्याएं जब एक दूसरे के साथ एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित की जाती है, एक निश्चित नियम के साथ व्यवस्थित की जाती है या आती है, तो उस संग्रह को, उस संयोजन को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। यानी कि एक नियम उसके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, नियम वही हो गया जैसे अनुपालन हम बताया, तो उसके पीछे पीछे काम होगा, लेकिन वही काम होगा जो अगला कर रहा है। एक नियम हो गया ना कि अगला जो करेगा वही उसके पीछे पीछे उसका पालन किया जाएगा। तो देखिए आप, यह एक है, दो है, तीन है। देखिए इसमें कोई गुण आ रहा है जो सब उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब उसका एक पालन कर रहा है। कौन से गुण का, तो इसमें देखिए प्रत्येक बाद वाला जो संख्या है पहले वाले से एक ज्यादा है ना। जैसे एक से एक ज्यादा दो, दो से एक ज्यादा तीन, तीन से एक ज्यादा चार। एक नियम का यह पालन कर रहा है सब। फिर देखिए यह क्या है, अनुक्रम है कि नहीं है? इसमें देखिए, यहां देखिए तो कोई नियम का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है। देखिए इसमें दो से गुना करने पर चार आएगा, फिर चार में दो से गुना करेंगे तो आठ आएगा, आठ में दो से गुना करेंगे 16 है, 16 में दो से गुना करेंगे 32 आएगा। आ रहा है। यहाँ पर भी एक नियम का पालन हो रहा है। क्या नियम का पालन हो रहा है, तो आप कहेंगे कि प्रत्येक आगे वाली संख्या पीछे में दो से गुना करने पर प्राप्त हुए, यानी कि दो की गुना। समझ में आ रहा है बात? इसमें देखिए, इसमें किसी नियम का पालन हो रहा है, दो घटाया जा रहा है, यानी कि 5 है, इससे 2 कम करेंगे तो 3, 3 से 2 करेंगे तो 1, 1 से 2 कम करेंगे तो -1। आप कम करके देख सकते हैं, 1 - 2 -1 आएगा। वैसे ही -1 से 2 कम करेंगे तो -3, ऐसे ही होगा। फिर देखिए यहां, तो यह अनुक्रम होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यहां देखिए, यह अनुक्रम है या नहीं है, क्योंकि यहां पर आप सिस्टम को देखिएगा तो यह किसी भी नियम का अनुकरण नहीं कर रहा है। बस में रहा है। फिर देखिए इसमें किस नियम का पालन हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए क्या हो रहा है? मतलब 1 में 3 जुड़ते जा रहा है, 4 में 5 जुड़ते जा रहा है, 9 में 7 जुड़ते जा रहा है, 16 में 9 जुड़ते जा रहा है। कौन नियम? अब बढ़ रहा है ना आपका, 3 जुड़ा, 5 जुड़ा, थोड़े नहीं, एक नियम का पालन कर रहा है। देखिए कैसे, 1 का वर्ग 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। देखिए नियम का मतलब क्या हुआ कि जहां छोड़े तो उसके बाद हम बता सके कि क्या आएगा, है ना। जहां पर हम यह बता सकते, तो बता तभी ना सकते हैं जब वह एक नियम के अनुसार आगे बढ़ रहा है, तब हम बता सकते हैं, है ना। अब जैसे नियम के अनुसार, जैसे उस बोर्ड में 6 स्विच लगे हैं, 3 ऊपर 3 नीचे लगा हुआ है। उसमें से हमने कहा कि पंखा चलाइए, है ना। आपने ऊपर वाले स्विच का एक बटन दबाया तो पाया कि एक तरफ से 2 पंखा चलने लगा, फिर दूसरा स्विच आया तो उसके बाद वाला 2 पंखा चलने लगा। तो आप उसके द्वारा यह निर्धारित कर सकते हैं, अच्छा इसके बाद वाला तीसरा स्विच दबाएंगे तो तीसरा पंखा चलेगा, क्योंकि यह एक सीक्वेंस में यानी जब नियम कन्फर्म होता है, नियम का पालन हो रहा होता है, तो जहां वह रुका होता है उसके बाद वाली स्थिति को हम खुद बता देते हैं कि अच्छा इसके बाद यह होगा, है ना। तो वैसे ही जैसे इसमें आप बता सकते हैं, आप 6 के बाद यहाँ क्या आएगा? 7। यहाँ पे आप बता सकते 64 के बाद क्या आएगा? 128। क्या आएगा? इसके बाद बता सकते हैं क्या आएगा? -5। इसके बाद बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसके बाद बता सकते हैं। अब यहाँ पर 1 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो अब काय का वर्ग? 7 का वर्ग। बस में आ रहा है। यह आगे जब पढ़िएगा ना तो जनरल कंपटीशन में रीजनिंग में आता है सीरीज करके, ठीक है। वहां पे सीरीज के माध्यम से पढ़ना होता है कि वहां पर लुप्त संख्या को निर्धारित करना होता है, दे देता है कोई संख्या और बताता है कि अब अगला बताइए क्या होगा।
है ना, जो नवोदय सैनिक वगैरह का तैयारी किए होंगे उन लोगों को यह मिला होगा, उन लोगों को यह पढ़ना होगा। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई? यानी कि अनुक्रम क्या हुआ, क्या हुआ? तो एक निश्चित नियम के अनुसार संकलित की गई संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन उसमें एक निश्चित नियम होना चाहिए। बस समझ रहा है? और जो संकलित संख्याएं होती हैं अनुक्रम की, उसमें अगर उसकी संख्या निश्चित है तो वह परिमित अनुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमित अनुक्रम कहलाता है। और जब उसकी संख्या अनिश्चित होती है तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें डॉटेड लाइन दिया हुआ है, यानी कि यह अनिश्चित है, कहां तक जाएगा पता नहीं है। यह क्या होगा? अपरिमित अनुक्रम होगा। और यह क्या होगा? अपरिमित अनुक्रम होगा। यह क्या होगा? परिमित। इस अनुक्रम में पता है कि कै गो संख्या है, पता है ना? इसमें बता सकते हैं कै गो संख्या है? नहीं बता सकते, क्योंकि डॉटेड लाइन दिया हुआ ना, तो यह आगे तक जाएगा। इसमें ही डॉट लाइन दिया हुआ तो बहुत आगे तक जाएगा। यानी कि डॉटेड लाइन बताता है, जैसे आप लोग पढ़े ना अशांत आवर्ती, तो डॉटेड लाइन क्या बताता है? वहां पे बताता है ना कि यह खत्म होने वाला नहीं है ना। तो डॉटेड लाइन कहीं पर भी दिया हुआ है, इसका मतलब यही होता है कि बात अभी खत्म नहीं हुई है ना, बात और भी है ना। जैसे आप सीरियल सिनेमा देखते हैं ना, तो ट्रेलर दिखाता है और लास्ट में लिखता है टू बी कंटिन्यूड और डॉट 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 करके देता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? सिनेमा अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखिए, प्रत्येक चीज का समय के साथ साथ परिवर्तन होते जाता है ना। जैसे क्रिकेट में देखिए, पहले टेस्ट, फिर 50-50, फिर 20-20, अब टॉप 10 आ गया है ना। और सिनेमा में वैसे ही है ना, 4 घंटा का, 3 घंटा का, 2 घंटा का, 1 घंटा का, अब आ गया है वेब सीरीज है ना। 3 घंटा का सिनेमा है ना, तो 3 घंटा मतलब 180 मिनट हो गया है ना। तो 20-20 मिनट का 9 गो बना दिए एपिसोड, 30-30 मिनट का 6 गो एपिसोड बना दिए है ना, वेब सीरीज। यानी कि यहाँ पर जैसे सीरियल चलता है ना, तो सीरियल चलता है, एपिसोड चलता है ना, तो ये एपिसोड जहाँ पे खत्म होता है वो ऐसे जगह पर खत्म करता है कि अब कुछ सुन में अच्छा एक बाद अब का हो, ध्यान देखे की पड़ी ना। तो वैसे ही वेब सीरीज में उसको ले जाकर के उस जगह रोक देता है जहां से लगे कि अभी अब ट्विस्ट में है, अगला देखल जोरी बा, ई जाने ला कि अभी का करी है ना। तो वही चीज है। अब उसी तरह से जैसे बाहुबली सिनेमा आया है ना, तो बाहुबली आया तो पते नहीं चला कि उतना बड़का भगत उनका के मार दिले, तो फिर अब कटप्पा बाहुबली के मार कहा दिले, जबकि उनकर चले रहे बहुत बड़का भगत रहे हैं। तब कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तब आया बाहुबली द कंक्लूजन, बाहुबली 2 है ना, निष्कर्ष। निष्कर्ष देवला इंडिया गरीब ऐसे देश में 2000 करोड़ रुपया टिकट पर लोग खत्म कर दिया, खाली ये जानने के लिए कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ, हमारा देश गरीब है, लेकिन फिर भी वहां 2000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया इस बात के लिए है ना, इसको जानने के लिए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है ना। है सब सिनेमा की बातें हैं। यहाँ पर देखिए, यह बात समझे, अनुक्रम क्या होता है बताइए? किसी निश्चित नियम के अनुसार संकलित की गई संख्याओं है ना, या संयोजित संख्याओं के संग्रह को, समूह को क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं है ना। जिस अनुक्रम में शामिल संख्याएं निश्चित होती है, नियत होती है, उसको क्या कहते हैं? निश्चित अनुक्रम। और जिसमें नहीं होते उसको क्या कहते हैं? अनिश्चित अनुक्रम कहते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको जानेंगे। ठीक है, लिखिए अनुक्रम। अब इसको नहीं लिखना है, टॉपिक लिखिए अनुक्रम। लिखिए इसमें एक निश्चित अनुक्रम लिख करके डाल दीजिएगा। अभी इसको नहीं लिखना है, तो एग्जाम्पल है ना, इसको लिखिए। एक निश्चित नियम के अंतर्गत, एक निश्चित नियम के अंतर्गत एक निश्चित नियम के अंतर्गत संकलित या संयोजित
या संयोजित संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह संख्याओं का समूह संख्याओं का समूह अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। हो गया। एवं अनुक्रम में शामिल अनुक्रम में शामिल संख्याओं का पद, संख्याओं की अनुक्रम में शामिल संख्याएं, अनुक्रम में शामिल संख्याएं अनुक्रम का पद कहलाती है। अनुक्रम में शामिल संख्याएं अनुक्रम का पद कहलाती हैं, पद कहलाती है। बोलिए, अनुक्रम बता सकते हैं, समझ सकते हैं? अनुक्रम को समझने में किसी को दिक्कत है? अनुक्रम क्या होता है? 3 या उससे ज्यादा संख्या दिया होगा, उसमें क्या होगा, एक कोई डिफिनिट रूल यूज किया गया होगा जिसके द्वारा उसमें आने वाले अगले पद का निर्धारण हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे? अनुक्रम कहते हैं। ठीक है। और उसमें जो शामिल संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं, अनुक्रम का पद कहते हैं। यदि पद की संख्या निश्चित है तो क्या कहलाएगा? परिमित अनुक्रम या निश्चित अनुक्रम। और पदों की संख्या अनिश्चित है, उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम का। पैराग्राफ चेंज करते हैं। यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या निश्चित है तो वह परिमित अनुक्रम कहलाता है। परिमित अनुक्रम कहलाता है। परिमित अनुक्रम कहलाता है। बात समझ रहे हैं ना? परिमित अनुक्रम कहलाता है। तथा यदि पदों की संख्या अनिश्चित है, तथा यदि पदों की संख्या अनिश्चित है तो वह अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। अपरिमित अनुक्रम कहलाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब उदाहरण में इसको लिखिएगा, है ना? अब देखिए, जो अनुक्रम है उस पे हम सही का चिन्ह लगा रहे हैं, जो अनुक्रम नहीं उसको क्रॉस कर रहे हैं। यह अनुक्रम है, यह अनुक्रम है, यह अनुक्रम है, यह अनुक्रम है, यह अनुक्रम है। अब परिमित और अपरिमित की बात आती है। यह कौन सा? अपरिमित। इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, अनंत है। यह यह तो कुछ भी नहीं है, अब यह अनुक्रम ही नहीं है, तो यह
बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग एपी में पहुंचे नहीं है, हम एपी से पहले की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो यह अनुक्रम समझ में आया? जब हम लोग वहां पहुंचेंगे, जस्ट अगले टॉपिक में हम पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, तो इसको एग्जाम्पल में लिखिए। जैसे अब देखिए यहां पे जैसे हमने पदों की संख्या के आधार पर इसका निर्धारण कर लिया, है ना। इसके गुण के आधार पर भी इसको बांट सकते हैं। गुण के आधार पर जैसे अब गुण के आधार पर कितना अनुक्रम होगा, तो गुण के आधार पर 3 अनुक्रम होता है। एक समांतर अनुक्रम, एक गुणोत्तर अनुक्रम और एक होता है हरात्मक अनुक्रम। ठीक है, यहाँ पे अनुक्रम हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है समांतर श्रेणी। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर भी हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं समांतर। अब यहां पर देखिए कि थोड़ा सा आप दिमाग यूज कीजिएगा, आपके उसी टॉपिक से आपका उसको आंसर मिल जाएगा। याद कीजिए, हम लोग समांतर रेखा पढ़े हुए ना, समांतर लाइन, पैरेलल लाइन क्या होता है? यानी कि वैसी दो रेखाएं जिनके आमने सामने के प्रत्येक बिंदुओं के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। या उसको आगे और पीछे हम कहीं तक बढ़ाएं तो कभी वो मिले नहीं, यही हम लोग जानते हैं ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि समान अंतर वाली दो रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब समांतर अनुक्रम क्या होगा? तो समान अंतर माने अगर किसी अनुक्रम में उसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा, तो उसको क्या कहेंगे? समांतर अनुक्रम कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना का अंतर है? प्रत्येक दो पदों के बीच में एक का अंतर है। बाद वाला में से पहले वाला घटा को देखेंगे, क्लियर है? आप पढ़ते आए हैं, फिजिक्स में पढ़े थे आप 9th क्लास में, आप जानते हैं कि हमेशा अंतिम स्थिति में से ही प्रारंभिक स्थिति को हम घटाते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को। ठीक है, यहाँ पर बताइए यह समांतर अनुक्रम है? नहीं है। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में 4 घटाएंगे 4। ये समांतर अनुक्रम है? नहीं है। यह है, इसको हटाइएगा, कितना आएगा? 3 में से 5 घटाएंगे -2, यानी कि प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर कितना है? -2 है। क्लियर है? और यह जो है, अब आप कहिएगा तो यह भी अनुक्रम है, लेकिन यह कैसा है? इसको कहते हैं गुणोत्तर अनुक्रम। क्या कहते हैं? गुणोत्तर क्यों कहते हैं? क्योंकि गुणा का मान यहाँ समान है, अंतर समान नहीं है। जो गुणा कर रहे हैं उसका मान समान है, यानी कि इसमें कितना से गुना? 2 से, फिर कितना से गुना? 2 से। अब देखिए गुना का उत्तर समान है सबका, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? गुणोत्तर अनुक्रम कहेंगे। खैर अभी हमको यह नहीं जानना है, हमको आगे करना है, लेकिन हम अपने लॉजिक से इसको हम समझ सकते हैं। क्लियर है? अभी आगे हम लोग जो करेंगे यही चीज वहां पर भी समझते हैं। गुणोत्तर भी हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? समांतर। समांतर मतलब समझ लीजिए कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्लियर है? वह चाहे श्रेणी हो चाहे अनुक्रम हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? चलिए अगला टर्म लिखेंगे, अगला पद लिखेंगे, श्रेणी। श्रेणी श्रेणी प्रणाम प्रणाम आ गए। श्रेणी या श्रेणी है ना, सीरीज और प्रोग्रेशन। सीरीज और प्रोग्रेशन देख लिया इसको। अब देखिए श्रेणी और श्रेणी क्या होता है, समझिए ध्यान से।
श्रेणी और श्रेणी जो होता है यह अनुक्रम का ही एक परिवर्तित रूप होता है। तो कैसा परिवर्तित रूप होता है? तो अनुक्रम में आने वाले पदों को जब धनात्मक चिन्हों के द्वारा, धनात्मक या ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा हम क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं, मिला देते हैं, सामान्यतः धनात्मक चिन्हों के द्वारा ही। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि 1 - 2, चाहे यहीं पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना इतना, तो प्लस भी अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा यार? क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे 5 + 3 + 1 -1 और -3। यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि यह जो तीनों जो है वह धनात्मक है और यह पद क्या है? ऋणात्मक है। यानी कि अनुक्रम में आने वाले जो संख्याएं हैं, जो पद हैं, इनको धनात्मक चिन्ह के द्वारा जब एक दूसरे को क्या कर देते हैं? मिला देते हैं, तो बनने वाला जो स्वरूप होता है, जो आपको मिलता है, जो दूसरा रूप अनुक्रम का, वह क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी कहलाता है। उसी को श्रेणी कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी या श्रेणी। क्लियर है? लिखेंगे, लिखिए। जब अनुक्रम में शामिल, जब अनुक्रम में शामिल पदों को, जब अनुक्रम में शामिल पदों को धनात्मक चिन्ह के द्वारा, धनात्मक चिन्ह के द्वारा संयोजित कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, तो अनुक्रम का वह रूप श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। अनुक्रम का वह रूप श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। श्रेणी या श्रेणी कहलाता है। ठीक है? अब देखिए, अब आपको जब प्रश्न दिया जाएगा, है ना, तो यहां पर बिना चिन्ह का भी दिया जा सकता है और उसको सीरीज के रूप में जोड़ करके भी दिया जा सकता है। अब आप इसको सीरीज के रूप में आप बदल भी सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है ना? अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा है
तीन हो गया, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। देखिए अब हम लोग अपने चैप्टर में आ गए, आया ना। हम लोग का चैप्टर क्या है पढ़ना, समांतर श्रेणी। श्रेणी कह सकते हैं या श्रेणी कह सकते हैं, बीच का जब हटा देंगे तो वह अनुक्रम हो जाएगा। तो उसी रूप में हम यहाँ पे करते हैं, जो क्वेश्चन दिया जाएगा वह श्रेणी में भी दिया जा सकता है और अनुक्रम में भी दिया जा सकता है। जैसे अनुक्रम में भी दे करके कहा जाएगा कि यह क्या है, यह श्रेणी है, तो आप समझ जाएंगे कि इनके बीच क्या है, प्लस का प्रयोग होगा। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे ही प्रयोग करके आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत? यह हो गया प्रकार। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे। अभी हम कुछ देर पहले अनुक्रम में बता रहे थे, तो बताए थे कि समांतर अनुक्रम, गुणोत्तर अनुक्रम क्या होता है। तो आप बता सकते हैं क्या समांतर श्रेणी क्या होगा, किसे कहेंगे? तो श्रेणी का वह प्रकार है ना जिसमें शामिल क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, वह क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं? पहचान सकते हैं, है ना। और गुना का अंतर, गुना का अंतर, क्रमागत दो पदों के बीच गुना का अंतर, यानी कि गुना करने वाली संख्या अगर समान हो तो उसको क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो आप बताइए, आप गुणोत्तर कैसे पहचाने, गुना कैसे निकलेगा, गुना का मान समान है? तो बाद वाले में पहले वाले से भाग देंगे, भाग वाले से पहले वाले में। देखिए सब एक दूसरे का व्युत्क्रम है, जैसे जोड़ का व्युत्क्रम घटाव, गुना का व्युत्क्रम भाग, है ना। तो यानी कि भाग तक पहुंचने के लिए हमको गुना करना होता है, और गुना तक पहुंचने के लिए हमको भाग करना होता है, जोड़ करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहां से हम यह निर्धारित कर सकते हैं, यानी समांतर श्रेणी तो समझ गए कि क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान, और तब गुणोत्तर श्रेणी में क्या बताएंगे, तो क्रमागत दो पदों के बीच का अनुपात क्या होगा, अनुपात, यानी कि बाद वाला भगा पहले वाला, बाद वाला भगा पहले वाला, यानी कि अनुपात बराबर। अब इसको उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 है ना। अब देखिए अनुपात निकालेंगे तो 4 बटा 8 बटा 16 बटा 32 बटा, देखिए तो सबका मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह बोलिए गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है ना, नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि अनुपात बराबर तो वह श्रेणी क्या होगा, गुणोत्तर, अंतर बराबर तो वह क्या होगा, समांतर। क्लियर है? यानी कि समांतर श्रेणी क्या होगा, एपी किसे कहेंगे, अब समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे, अब सीधे हम लोग क्या करेंगे प्रयोग में, एपी। एपी कहेंगे तो समझ जाना है कि हम लोग समांतर की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगा, समांतर। और जब अनुपात समान हो तो क्या कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। और हरात्मक कुछ नहीं होता है, हरात्मक बनता है किससे, तो समांतर श्रेणी से। किससे बनता है, यानी कि अगर जैसे हम कहते हैं कि ए बी सी एपी में है, कौन सी में है, ठीक है, तो 1/a 1/b और 1/c कौन सी में होगा, एचपी में होगा। क्या होगा, यानी कि एचपी क्या होता है, तो एपी का उल्टा व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो हम लोग जब पढ़े थे वहां पे सिलेबस पे एचपी दिया हुआ था, अभी भी कुछ किताब में एचपी आता है, लेकिन जब आप लोग आईएससी में चलिएगा तो वहां पर भी सिर्फ एपी पढ़ना है और जीपी पढ़ना है, एचपी नहीं पढ़ना है। ठीक है। हेल्प बुक वगैरह कुछ एनालिटिकल बुक हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को एचपी मिलता है, लेकिन अभी हम लोग को अब 10th क्लास में क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एपी पढ़ना है। ठीक है। आगे क्लास में हम लोग जब 11th में जाएंगे तो एपी के बाद हम लोग को और क्या पढ़ना होगा, जीपी पढ़ना होगा। सेम यही चीज पढ़ना है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। बात समझ रहा है ना। तो ऐसा एकदम हरगिज नहीं है कि उसका वैल्यू बदल जाएगा, है ना। स्थिति के अनुसार नाम और काम बदल जाता है ना। जो घर में व्यक्ति रहता है, शादी होता है तो घर में वो बेटा होता है, ससुराल जाता है तो दामाद जाता है, आदमी तो वही होता है ना। घर में बेटी होती है, ससुराल जाती है तो बहू हो जाती है।
व्यक्तित्व ही होता है ना। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ क्रिया बदल जाएगा, कंसेप्ट में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा, मैंने उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, तो यह हो गया। अब हम एक एक करके इस सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले यह लिख लीजिए, तीनों प्रकार लिख लिए हैं। अब लिखिए समांतर श्रेणी, लिखिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। दाएं जगह लिखेंगे श्रेणी का वह प्रकार, श्रेणी का वह प्रकार, श्रेणी का वह प्रकार जिसमें शामिल कर्मागत, कर्मागत दो पदों के बीच का अंतर, जिसमें शामिल क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, समान होता है, समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। समांतर श्रेणी कहलाता है। हो गया, समांतर श्रेणी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में सबसे पहले, सबसे पहले आने वाला पद, आने वाला पद एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद एवं क्रमागत पदों के बीच का अंतर, एवं क्रमागत पदों के बीच का अंतर, क्रमागत पदों के बीच का अंतर शार्ब अंतर, क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर, सार्व अंतर। सार्व मतलब क्या होता है? सभी, माने जहां से भी हम उसका अंतर निकाले, बाद वाले में से पहले वाले को घटाए हैं, उस सभी क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, और पहले आ रहा है इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? प्रथम पद। माने जितना भी संख्या आता है अनुक्रम में या चाहे श्रेणी में, उसका क्या कहलाता है? पद कहलाता है ना। लेकिन जो सबसे पहले आएगा उसको क्या कहेंगे? प्रथम पद। ठीक है, सार्व अंतर कहलाता है, कहलाता हो गया, सार्व अंतर कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके फिर से एपी के प्रथम पद को, एपी के प्रथम पद को ए से, छोटा ए से, छोटा ए लिखिएगा, ए से एवं सार्व अंतर, सार्व अंतर, इसको लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर को डी से प्रकट करते हैं, डी से प्रकट करते हैं।
ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहले तो दिए गए श्रेणी को आप एपी चेक कीजिएगा। एपी कैसे चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है? तो क्रमागत पदों की बेस से उसको, मैंने बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। और यदि जितना भी पद दिया होगा सबके बाद वाले में से पहले वाले घटाने पर मान समान मिले तब वह क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो वह समान मान हमको मिलेगा उसी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? अब जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 हमने लिख दिया। हम पूछे कि एपी में है कि नहीं है? अब कैसे निकालेंगे? तो 4 घटाओ 2, 6 घटाओ 4, 8 घटाओ 6, सबका मान कितना? सबका मान कितना? तो अब कहेंगे इसलिए क्या है? एपी में क्या है? आई जो अंतर जो सबका समान है इसी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो क्या बताएंगे कि डी बराबर कितना? डी बराबर कितना? ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर, अगर ये समझ लिए तो 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। 2 नंबर का पूछ देता है। क्या पूछता है? यही पूछेगा कि दिए गए एपी में सार्व अंतर क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा। बता सकते हैं प्रथम पद जो भी दिया होगा सीरीज उसमें जो सबसे पहले आएगा, उसी को क्या कहते हैं? प्रथम पद। उसी को क्या कहेंगे? अंतर मतलब घटा लीजिए तो जो मान आएगा उसको क्या कहेंगे? सार्व अंतर, यानी कि डी का मान। अब बताइए इसमें ए कौन होगा? ए का मान कितना होगा? ए का मान 2 होगा। प्रथम पद यही ना है, क्लियर है। और अंतर जो हो गया वह किसका मान हो गया? डी का मान। किसी को दिक्कत है इसमें? तो यहां पर नीचे लिख लीजिएगा, अर्थात डी बराबर बाद वाला पद घटाओ पहले वाला पद। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अर्थात डी बराबर बाद वाला पद घटाओ पहले वाला पद। बोले एपी किसको किसको समझ में आ गया या किसको किसको नहीं आया? किसको किसको नहीं आया बताइए। एपी का कॉन्सेप्ट किसको नहीं आया समझ में? एपी क्या हुआ? तो दिया गया वैसा श्रेणी जिनके क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। उसको क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। एपी में आने वाला सबसे पहला पद एपी का क्या कहलाता है? प्रथम पद। कैसे सूचित करते हैं? ए से। और क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सार्व अंतर। सार्व अंतर को कौन से प्रकट करते हैं? कैसे निकालेंगे डी को? तो दिए गए एपी में से कहीं से, माने पूरा 10 को पद दिया होगा तो कहीं से बाद वाला में से पहले वाला को घटा ले, कहीं से। अभी नहीं कि पहले के 2 में से, चाहे बादे वाले, कहीं से जो आसान लगे। अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि भिन्न दे दिया तो भिन्न भारी लगता है, माइनस में जब वो भारी लगता है ना। जैसे वो लिखे थे ना हम, जैसे 5, 3 है ना, 1, -1, -3, -5 है ना। हम कहें कि इस दिए गए एपी में से, दिए गए एपी मैंने कह दिए कि यह एपी है, ये कंफर्म हो गया। चेक अब नहीं करना है। अब चेक दिए गए एपी में से ए का मान बताइए। ए का मान क्या होगा बताइए? 5। क्लियर है? अब कहा जाए कि डी का मान बताइए, -2। अब देखिए, अब यहां से अगर निकालते हैं तो बाद वाला कौन? -5 घटा पहले वाला कौन? -3। तो ऐसे घटाएंगे ना, कितना होगा? -2। यहां देखिए सीधे हम लिखेंगे 3 - 5 कितना आएगा? क्या अंतर पड़ रहा है? कहीं से निकाले कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यह समझ के रखना है कि जहां से हमको आसान लगे, कैलकुलेशन कहीं भारी अगर दिखाई दे तो उसको छोड़ देंगे, हम आसान वाला काम कर देंगे। बस समझ रहा है? आप कहीं कहीं देता है कि चेक करके जांच करके बताइए कि दिया गया श्रेणी क्या एपी है, दिया गया श्रेणी क्या। तो भाई देख रहे हैं ऐसे चेक किए हैं, तो वैसे ही चेक करना होगा। हाँ, जैसे अब क्या 3 घटाओ 5 क्या आ रहा है, फिर 1 घटाओ 3 क्या आ रहा है, फिर -1 घटाओ 1 क्या आ रहा है। यानी कि सबका अंतर क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। मान जो भी है मतलब उससे नहीं है, लेकिन क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए।
तब वह क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। एपी पहचान सकते हैं, एपी का प्रथम पद बता सकते हैं, सारवंतर बता सकते हैं, पहचान बता सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? 4 आना खत्म हो गई, 12 आना बिहान खत्म एपी हो जाएगा, यानी कि कल फाइनल हो जाएगा। अब खाली एपी का एनवा पद बता देना है और एपी के एन पदों का योग बता देना है। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जैसे कोई हम लोगों से पूछता था, हम पढ़े हुए हैं, बाद में जाकर के हमको पता चला कि अच्छा यही से ही मिलता है ना। जैसे 5वां 6ठा में चले जाइएगा तो बूढ़ पुराने जो पहले से पढ़ ले हुई, पढ़ल तो हाँ पढ़ ले, तो बताओ 1 से 7 तक के योग कितना होला, अब बताओ वो बड़ा जोड़ते रह जाइए नू, है ना। आज देखिए यहाँ पे पढ़ने के बाद 30 सेकेंड में आप रिजल्ट दीजिएगा। 100 गुना 101 बटा 2, 2 से 100 में भाग देंगे 50, 50 गुना 101 5050, 1 से 100 तक के गिनती का योग हो गया कितना, 5050 रिजल्ट आ गया, है ना। कोई कहेगा कि 1 से लेकर के 1000 तक के गिनती का योग बताइए, तो 1000 गुना 1001 बटा 2, 2 से 1000 में भाग देंगे 500, 500 से 1000 में गुना कर दिए, जो आएगा सो रिजल्ट हो गया। देखिए कितना देर में रिजल्ट आ रहा है। यह कहां से मिलेगा, अब मिलेगा, है ना। और हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम आप ही लोगों से उस सूत्र बनवाएंगे कल, है ना। देखिएगा कितने आसानी से, यह सब क्रिएटिविटी है। जब हम उस पर समझ जाएंगे ना, जैसे आपने इसको समझ लिया, है ना, तो इसको समझ गए तब यहां से काम आसान हो जाएगा, है ना। मेन जब उसका आधार समझ में आ जाता है ना। अगर हमको घर का डिजाइन बनाना है, 5 को रूम बनाना है ना, तो पहले से उसका आधार उसी के अनुसार व्यवस्थित करना होगा, तभी ना वो 5 को रूम सेटअप करेंगे, उसके अनुसार ही हम उसका निर्धारण करेंगे, है ना। तो कल इसका आगे कंसेप्ट हम लोग करेंगे, तब तक इतना आज आप लोग पढ़ लीजिए। कल आगे हम लोग पढ़ेंगे एनवा पद, उसका व्यापक रूप और एन पदों का योग, इतना ही पढ़ना ही है, एपी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पुनः अगले क्लास में